देखिए, बॉयकॉट और नेगेटिविटी तो हमेशा से रहती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी पब्लिक चीज़ करेंगे, आप जो कि आप पेश करेंगे दूसरों के सामने, तो कुछ लोग हैं उनके विचार अलग हो सकते हैं। इंडस्ट्री के बारे में जब आप बात करती हैं कि भाई लोग नहीं देख रहे सिनेमा या चल नहीं रही हैं पिक्चरें, पिक्चरों का चलना न चलना एक अलग बात है। पहले अपनी ईमानदारी से कंटेंट तो प्रोड्यूस करो। फिल्में तो बनेंगी सब्जेक्ट से, फिल्में बनेंगी कंटेंट से, उस पर इन्वेस्ट करो, उस पर टाइम लगाओ कि बेहतरीन चीज़ें हों। अब तुम जब स्टार खरीद लोगे, पैसे का तुमको टर्नओवर दिखाना है क्योंकि पब्लिक का पैसा है, तो ऑब्वियसली तुमको जल्दी से जल्दी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जल्दी कैसे बनाओगे? तुम चले जाते हो साउथ, तुम चले जाते हो स्पेन, तुम चले जाते हो कहीं और, तुम उठा करके रीमेक राइट्स ले आते हो, डायरेक्टर भी वहीं से इंपोर्ट कर लेते हो और जैसे तैसे बना देते हो पिक्चरें। वो पब्लिक कहती भाई ये तो कमाल की चीज़ है, क्यों देखें हम इसको। तो इंटेंशन जो है वही सही नहीं है कि चीज़ चले ना चले, पसंद करें लोग ना पसंद करें, वो दूसरी बात है। पहले आप अपनी ईमानदारी तो दिखाओ। हम ईमानदारी छोड़ चुके हैं, हम लेजी हो गए हैं, या हमें कॉर्पोरेट प्रेशर है और हमारे ऊपर पैसे। अब एक्टर को क्या करोगे? बड़े बड़े जितने एक्टर हैं वो सैकड़ों करोड़ एक फिल्म में उनको मिल जाते हैं, लेकिन आज सब घबरा रहे हैं, सिनेमाज नहीं चल पा रहे हैं। अभी देखो सिनेमा चेन्स के सब शेयर प्राइस नीचे चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि सिनेमाज नहीं जा रहे हैं लोग। तो ये सोचना जरूरी है कि इवेंचुअली कहानियां होनी चाहिए, कहानियां जुड़ी होनी चाहिए। कोई भी कहानी हो, फैंटेसी कहानी हो, भूत प्रेत की कहानी हो, माइथोलॉजी की कहानी हो, कहीं हो, लेकिन आप ओरिजिनल चीजें तो प्रोड्यूस करो। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ एक पत्रकार, राजनेता और ऐसे फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा जमीनी सच्चाई को पर्दे पर बखूबी दिखाया है, मगर इस बार वो एक अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे एम गनी के डायरेक्शन में बनी फिल्म मट्टो की साइकिल में। आप सभी का TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार चाहती हूँ कि जो स्टार कास्ट है वो अपना इंट्रोडक्शन दे दे। ये कह लो इसका नाम लिखकर, हमारी छोटी बेटी है। अच्छा। हाँ। मेरा नाम आरोही शर्मा है और फिल्म में मैं नीरज हूँ, मट्टो की बड़ी बेटी। हाँ, मेरा नाम अनीता चौधरी है और इस फिल्म में मैं मट्टो की पत्नी का किरदार निभाया है। जी, मेरा नाम डिम्पी मिश्रा है और मैं मट्टो के दोस्त के किरदार में हूँ जो रिसाइकिल कर रहा था। प्रकाश जी, पहला मेरा सवाल आपसे है, जाहिर सी बात है मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कैमरे के सामने पहली बार आकर काम कर आपको कैसा लगा? क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा तो आपने जिस तरीके से लैंग्वेज के क्राफ्ट की ग्रिपिंग की है, ब्रिज भाषा का जो आपका एक्सेंट और अंदाज आया है, ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि ऐसा लगा नहीं कि आपने पहली बार आप कैमरे के सामने आए हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पहली बार आया नहीं हूँ एक्चुअली। मैंने पहले भी 2 फिल्में की हैं और 2-4 बार ऐसे छोटे मोटे अपीयरेंस किए हैं, कुछ शॉर्ट फिल्में की हैं। लेकिन फ्लेजेडली एज एन एक्टर आपको एज अ लीड, कंप्लीट लीड रोल पहली बार आया हूँ। और मेरा सहज होना और सहज दिखना, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये डायरेक्टर से लेकर के ये सारे एक्टर जो आपको देख रहे हैं, बहुत खतरनाक एक्टर लोग हैं ये लोग। इन लोगों ने मेरा काम सहज कर दिया, क्योंकि मैं इनसे सीखता रहा, इनके बीच में समय थोड़ा बिताया, इनसे बातचीत करता रहा। फिर धीरे धीरे हमारे डायरेक्टर साहब ने उन लोगों से मेरी वाकफियत कराई जिनके बीच में मुझे काम करना था। और थोड़ा वक्त लगा, 5-6 महीने का वक्त लगा। 3-4 बार मथुरा गया, उनके साथ बैठा काम तलाश कर रहा था मैं, सड़क किनारे रोज सुबह बैठ के। तो वो प्रोसेस जो था वो था फिज़िकल प्रोसेस था। मेंटली अपने आप को बहुत सारी चीज़ होती हैं हम अपने जीवन में बहुत सारे बैगेज आ जाते हैं, मेंटल बैगेज आ जाते हैं, सोच के बैगेज आ जाते हैं, उनको कैसे उतारना है वो एक प्रोसेस है। अभी इस छोटे से इंटरव्यू में उसकी बात नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगा कि धीरे धीरे होते होते मट्टो मुझे मिल गए। और मिल गए तो फिर उसको पकड़ के रखना और ध्यान से उस पर काम करना अच्छा लगा। जी, जब ये फिल्म भूषण फिल्म फेस्टिवल में जब इसका प्रीव्यू था तो उस वक्त आपको लगा था कि ये एक ह्यूज रिकॉग्निशन की तरफ जाएगी? देखिए, अपने मन में विश्वास रख के हम बनाते हैं, हम काम करते हैं। रिकॉग्निशन मिल जाती है तो अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है।
लेकिन पहले से सोच करके कि इसको रिकग्निशन मिल जाएगी, मिलनी चाहिए, वो कभी रहता नहीं है, वो ऐसी आशा रहती नहीं है। शायद शुरुआती समय में रहती होगी, अभी तो मैं अपने ही लोगों से कहता रहता हूँ, देखो ईमानदारी के साथ अपना काम कर लो, कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए और उसके बाद रोटी खा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस कहानी का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, और जब इंस्पिरेशन आया तो प्रकाश जी को पर्दे पे उतारने के पीछे क्या कारण? क्या षड्यंत्र था? तो जहाँ तक इस फिल्म की इंस्पिरेशन की बात है तो वो ऐसा नहीं कि अचानक कहीं कोई टकरा गया और मुझे लगा कि अरे ये पिक्चर बननी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं उस जहाँ की ये कहानी है, जिन लोगों की ये कहानी है, आधे से ज़्यादा भारत की ये कहानी है, मैं काफ़ी वक्त तक उन लोगों के बीच में रहा हूँ, उनमें से उनका हिस्सा रहा हूँ। तो ये तो था कि कहानियाँ भी बहुत थी उनकी, है ना, क्योंकि हर जगह कहानियाँ हैं और असली कहानियाँ हैं। तो बस ये था कि वो कब ऐसा मौका आया, तो वो मौका 2015 में मुझे 2-3 दिन का टाइम मिला हॉस्पिटल में, और वो कहानी मैंने बस लिखना शुरू किया। फिर कैरेक्टर हाजिर होना शुरू हुए और वो कैरेक्टर जो थे असली रूप में आने लगे। तो फिर मट्टू आया, फिर मट्टू का दोस्त आया, मट्टू की पत्नी आई, फिर उनकी बीमारियां आई, उनके सुख आए, उनकी बेटी आई, बेटी का प्यार आया, छोटी बेटी आई तो सारी चीज़ें ऐसे आती गई। अब यहाँ तक की जो यात्रा थी जहाँ साहब के पास तक पहुँचने की, वो शुरू वहाँ से हुई नहीं थी पिक्चर। मतलब हम जब बनाने जा रहे थे तो कुछ और करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ और के रास्ते में वहाँ जाने की जो वजह बनी, ऐसा नहीं कि प्रकाश झा इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे या वो इस पिक्चर के तो बैठे ही होंगे, ऐसा नहीं था। वो पिक्चर जब मैं सोचता था तो, और एक कैरेक्टर उससे बहुत, एक तो उनकी शक्ल जो थी ना उससे मैच करती थी। मैं कई बार ये बात बोली है, हाँ कई बार बोली है ये, लेकिन वो सोचना ऐसा है ना, कई बार आप सोच लेते हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन बनते नहीं है ना आप, ऐसा होता है तो वैसा, तो ये था कि जब ये फिल्म की प्रक्रिया है और थोड़ी मुंबई की तरफ रुख किया इसने, तो एक वक्त ऐसा आया कि मेरा एक दोस्त इनके एडिटर हैं जो, उनके साथ काम कर रहा था, और वो मेरा दोस्त जो अब इस पिक्चर का एडिटर भी है, वो कामेश। तो उससे मेरी बात हुई, मैंने यार तू एक काम कर, कैसे भी करके झा साहब को ये स्क्रिप्ट पढ़वा दे। और चूंकि ये एक्टिंग का मुझे इनका ये अंदाज़ा लग गया था कि एक्टिंग ये करने लगे हैं, तो कर, पक्का नहीं था करेंगे, पर तू पढ़वा के देख ले, हो सकता है 1% कि वो तैयार, उन्हें अच्छी लग जाए, है ना, तैयार होना बाद की बात है। तो कैसे भी करके ये षड्यंत्र तो किया मैंने और फिर वो स्क्रिप्ट भेजी गई इनके पास, ऐसे ये प्रोसेस रहा है। उसके बाद इन्होंने वो स्क्रिप्ट, तो आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो पढ़ते ही आपको कहानी पसंद आ गई और आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है? नहीं, मुझे ये पता नहीं था कि प्रस्ताव मुझे एक्टिंग करने का मिलने वाला है। अच्छा। मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा गया था। मैंने पढ़ा, पढ़ने के साथ ही मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि स्क्रिप्ट में वो सारी बातें थी, बहुत सिंपल सी कहानी थी, और सिंपल सी कहानी में जो लेयर्स थे, जो परतें थी, वो बहुत सारी बातें कह देती थी। तो मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। और पढ़ने के बाद इमीडिएटली मैंने कहा कि भाई बात कराओ इनसे कि इन्होंने लिखी है। तो पहले फ़ोन पे हमारी बातचीत हुई और उसके बाद समझा मैंने, तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एक्टिंग करें। तो मैं थोड़ा सा सक पकाया था, क्योंकि ये जो मट्टू का कैरेक्टर था वो पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगा कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी उसमें फिट हो सकती है। तो फिर हम मिले। मिलने के बाद में मैंने इनसे पूछा कि भाई कैसे आपको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इन्होंने एक जो बात कही, वो बात मुझे समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का चरित्र है, जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह की बात कहनी है, वो आपकी फिल्मों से और आपके काम से और आपको मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है उसके हिसाब से लगता है कि आप वो समझते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जो मट्टू को समझता हो वही ये करे। तो मुझे समझ में आई वो बात। और एज एन एक्टर तो चैलेंजिंग रहता है, हर रोल चैलेंजिंग रहता है। तो धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा, क्योंकि इनका विज़न जो था, जिस तरह से कहानी इन्होंने गढ़ी थी, जिस तरह से करना चाहते थे, जिस जगह करना चाहते थे, वो सारी बातें सही लगी।
तो विश्वास जब जम गया तो फिर हम उस प्रोसेस में जुटे। इनको फिर हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं सुधीर भाई मिश्रा जी, वो भी मिल गए। फिर एक और भी सज्जन मिल गए जिन्होंने कहा कि हम भी पैसे लगा देंगे। तो ऐसे करके जुटा, और मैं तो ध्यान सिर्फ अपने एक्टिंग पे दे रहा था कि कैसे वो मट्टू मिल जाए मुझे कि इज्जत बच जाए। ट्रेलर में आपकी बेटियों के साथ आपका बहुत ही अलग कनेक्शन देखने को मिला है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रकाश जी के साथ काम करने का, और काम करने के वक्त और ऐसा क्या था, क्योंकि आप लोग खुद सब थिएटर से आते हैं, फाइन एक्टर्स हैं, लेकिन वो एक इनके साथ काम करना क्या एक और एड ऑन कर गया आपके एक्टिंग स्किल्स में? I think everybody knows that he's a great director, but he himself carries a film school when he goes to set. Like, you can't take the director out of it. Is it? Yeah, you can't. As a co-actor, बहुत ही I mean I'm very grateful कि ये opportunity मिली हमें, but सेट पे बहुत कुछ था जो सर से, मतलब सर खुद कभी कभी लाइट काटने लगते थे, वो खुद कहते थे ऐसे करो ऐसे करो, एंड द काइंड ऑफ पैशन दैट ही हैज़ टुवर्ड्स द क्राफ्ट, इट्स इनक्रेडिबल. मतलब यू सी इट इन हिज आईज, यू सी इट कैरी with him wherever he goes. And apart from that, even offset, there's a lot to learn from him. He's very disciplined. So was there any hesitation from your side working with him initially? In the beginning it was. I won't deny that. I still get nervous around him. I am not kidding, even after doing an entire film with him. But I remember पहली बार जब सर आए थे मथुरा और हम सब एक साथ बैठे थे, पहली बार जब हम सब मिले थे, तो मैं सर बीच में बैठे थे और एक तरफ मेरी छोटी बहन लिम्का और मैं थे, और जब घनी सर मतलब कुछ बता ही रहे थे अबाउट द स्क्रिप्ट, तो सर ने हम दोनों का हाथ ऐसे पकड़ लिया था. तो वो मेरी पहली मेमोरी थी दैट आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू प्रकाश एंड ही इज होल्डिंग माय हैंड, एंड देन आई वाज लाइक अब तो सर मैं अब कुछ गलत नहीं हो सकता, मतलब नाउ वी आर ऑन सेट ऑन दिस जर्नी एंड इट्स going to be beautiful. So that trust he gave it to us on the very first day. So eventually in reality the bond is like father and daughter Yes, between you guys. very much it is. अच्छा, फिल्म का कोई ऐसा एक डायलॉग आप तो एक सीन है जो मेरा फेवरेट सीन है, जिसमें आई डोंट नो हाउ मच आई एम अलाउड टू रिवील अबाउट द फिल्म, बट एक सीन है जब मट्टू बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो साइकिल के लिए पैसे जोड़ रहे होते हैं, और तब बहुत सटली नीरज आके उनकी मदद कर देती है. तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, पर वो मेरा फेवरेट सीन है. लाइक आई थिंक उस सीन में ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं थे, पर एक आई एक्सचेंज होता है नीरज और उनके पापा मट्टू के बीच, तो वो मेरा सबसे फेवरेट सीन है, वेयर शी एक्चुअली स्टैंड्स बाय हर फादर टू सपोर्ट हिम. प्रकाश जी, एक कंटेम्प्रेरी फिल्म है, सिनेमा में सीखने के लिए इस फिल्म में बहुत कुछ है, तो क्या लग रहा है आपको कि कितना कनेक्ट करेगी ये अर्बन ऑडियंस से भी? इसका प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता. मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं सब आते वहीं से हैं. कहते हैं ना, हिंदुस्तान गांव का देश है. मैं कई बार कहता हूँ हिंदुस्तान गांव ही है. हमारे सबकी सोच जो है वो वहीं से जुड़ी हुई है. भले कुछ लोग गांव से ना जुड़े हों, गांव की ना सोचते हों, लेकिन हमारे जीन्स में वही है. तो कितना इससे जुड़ पाएंगे वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो शहर से आते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आते हैं. वो इस बात पे निर्भर करता है कि इंसानियत के प्रति क्या कंपैशन है उनकी. क्योंकि विकास का एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम बढ़ते आगे चले जाते हैं और पीछे का हम देखना भूल जाते हैं, समझना भूल जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है वो से भूल जाते हैं. जैसे अभी गनी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि आधे हिंदुस्तान की कहानी है, तो वो हर आदमी जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारा घर साफ़ करता हो, चाहे हमारे वो सीढ़ियाँ साफ़ करता हो, या बिल्डिंग देखता हो, या सिक्योरिटी संभालता हो, या ऑटो रिक्शा चलाता हो, या शहर के कोने में ठेला लगा के धनिया बेचता हो, वो हर आदमी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है. क्योंकि वही बनाता है, वही घर बनाता है, सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है और देश का निर्माण करता है. लेकिन हमारा रिश्ता उसके साथ खाली ये रह जाता है कि हम उसको पैसे देते हैं, उसकी सर्विस लेते हैं. अभी हाल ही में हमने देखा कि तमाम मूवी जो है वो
अच्छे से नहीं चली है, बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है, तो पिक्चर ना चलने की वजह क्या एक्टर्स है, राइटिंग है या कंटेंट है? क्या ऐसी वजह है जिस वजह से पिक्चर नहीं चल रही है, या ये जो बॉयकॉट का ट्रेंड है ये एक इसके पीछे की वजह है कि जब बॉयकॉट किसी का होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि यार ये ठीक नहीं है, बिना कंटेंट को जानने से पहले या देखने से पहले आप एक थॉट बना लेते हैं कि इस पिक्चर का बॉयकॉट हो रहा है तो इसे ना देखें? देखिए, बॉयकॉट और नेगेटिविटी तो हमेशा से रहती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी पब्लिक चीज़ करेंगे, आप जो कि आप पेश करेंगे दूसरों के सामने, तो कुछ लोग हैं उनके विचार अलग हो सकते हैं। मैंने तो हमेशा अपनी फिल्मों में झेला है। आरक्षण पिक्चर रिलीज होने के पहले बैन हो गई, राजनीति में अलग हंगामा हुआ, गंगा जल में अलग से तरह से, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आश्रम जो मैंने अभी वेब सीरीज बनाई थी, उसकी कितनी नेगेटिविटी थी, बट कोई देखने से रोक नहीं पाया उसको। वो एक अलग चीज़ होती है जिसमें कि इंडस्ट्री के बारे में जब आप बात करती हैं कि भाई लोग नहीं देख रहे सिनेमा या चल नहीं रही हैं पिक्चरें, पिक्चरों का चलना न चलना एक अलग बात है। पहले अपनी ईमानदारी से कंटेंट तो प्रोड्यूस करो। तो जब से ये मुझे देखने मेरी समझ ये आया कि जब से ये कॉरपोरेट्स और जब से ये OTTs और जब से ये सैटेलाइट और जब से ये इस तरह की चीज़ें शुरू हुई हैं कि जब फंड लेकर के और पैसे लेकर के और टर्नओवर की बात होती है जी, बहुत कमर्शियल हो गया है सब कुछ। तो कमर्शियल होने में हर्ज नहीं है, बट कमर्शियल होने के बाद सबसे कहाँ से फिल्में तो बनेंगी सब्जेक्ट से, फिल्में बनेंगी कंटेंट से, उस पर इन्वेस्ट करो, उस पर टाइम लगाओ कि बेहतरीन चीज़ें हों। अब तुम जब स्टार खरीद लोगे, पैसे का तुमको टर्नओवर दिखाना है क्योंकि पब्लिक का पैसा है, तो ऑब्वियसली तुमको जल्दी से जल्दी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जल्दी कैसे बनाओगे? तुम चले जाते हो साउथ, तुम चले जाते हो स्पेन, तुम चले जाते हो कहीं और, तुम उठा करके रीमेक राइट्स ले आते हो, डायरेक्टर भी वहीं से इंपोर्ट कर लेते हो और जैसे तैसे बना देते हो पिक्चरें। वो पब्लिक कहती भाई ये तो कमाल की चीज़ है, क्यों देखें हम इसको। तो इंटेंशन जो है वही सही नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इस वजह से मैं देखने के बाद में जब मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपकी चीज़ चले ना चले, पसंद करें लोग ना पसंद करें, वो दूसरी बात है। पहले आप अपनी ईमानदारी तो दिखाओ। बिल्कुल सही बात। हम ईमानदारी छोड़ चुके हैं, हम लेजी हो गए हैं, या हमें कॉर्पोरेट प्रेशर है और हमारे ऊपर पैसे। अब एक्टर को क्या करोगे? बड़े बड़े जितने एक्टर हैं वो सैकड़ों करोड़ एक फिल्म में उनको मिल जाते हैं। हम नहीं देते, कॉर्पोरेट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो गुलाम हो जाते हैं उसके, और उस गुलामी में जो सामने परोस के आता है उसको काम करते हैं, वो चलती नहीं है। अब वो एक्टर्स ऐसे हैं कि पिक्चर चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन आज सब घबरा रहे हैं, सिनेमाज नहीं चल पा रहे हैं। अभी देखो सिनेमा चेन्स के सब शेयर प्राइस नीचे चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि सिनेमाज नहीं जा रहे हैं लोग। तो ये सोचना जरूरी है कि इवेंचुअली कहानियां होनी चाहिए, कहानियां जुड़ी होनी चाहिए। कोई भी कहानी हो, फैंटेसी कहानी हो, भूत प्रेत की कहानी हो, माइथोलॉजी की कहानी हो, कहीं हो, लेकिन आप ओरिजिनल चीजें तो प्रोड्यूस करो। तो जो कंटेंट देखने वाले लोग हैं, आप किसी OTT में जाओगे ना, 4 लेयर में खड़े हो गए हैं एग्जीक्यूटिव सब। कोई IT पढ़ा हुआ, कोई मैनेजमेंट पढ़ा हुआ, कोई कहीं और पढ़ा हुआ, जिनको समझ नहीं है कहानियों की। मैं भी OTT कर रहा हूँ, किसी OTT के साथ बातचीत चल रही, मैंने सिर्फ कहा कि जिस कहानी पे हमसे आप बात कर रहे हो बनाने के लिए, मेरी लिखी हुई, उसके बाद कौन उसके ऊपर कमेंट करेगा, और जो कमेंट करेगा वो उसके साथ हमारी मीटिंग कराओ। हम बैठे हैं, देखें तो सही भाई तुम क्या पढ़े हो, हम क्या पढ़े हैं, हम किस तरह की बात कर रहे हैं, हम उसी पेज पर हैं कि नहीं है। तो किसी दिन कोई और आ जाता था, किसी दिन कोई और आ जाता था। हमें इनके कमेंट्स और इनके रिमार्क्स को हम सीधा करते करते तो हम ही खत्म हो जाएंगे, कुछ समझ भी नहीं आता क्या करें। तो आवर बेसिक प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट डेवलपिंग गुड कंटेंट, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन गुड कंटेंट। बिकॉज कोई भी कहानी जो है, अच्छी कहानी रातों रात नहीं पूरी हो जाती है। रीमेक राइट जरूर मिल जाएगी रातों रात, लेकिन नई कहानी नहीं बनेगी। तो पिक्चरें ना चलने की जो मेन वजह है वो है उसका कंटेंट, सब्जेक्ट। जब तक लोगों से कनेक्टिविटी नहीं होगी उसके कोई मायने नहीं। ऐसे विषय हो, ऐसी कहानी हो जिसमें पहले खुद को विश्वास हो,
तुम्हें खुद में विश्वास नहीं है, तुम रीमेक राइट लेके आ रहे हो। तो मेरा सवाल ये है कि देश में जिस तरीके की परिस्थिति है या जिस तरीके की बातें होती हैं, जहाँ आश्रम इतनी सुपरहिट सीरीज़, मैंने किसी भी दूसरे इंसान से वो नहीं सुना कि ये सीरीज़ उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने उसे ट्रोल किया, उसके बारे में बातें। सर्टेन सेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड लोग थे, वो उसके खिलाफ बात करते थे, और अच्छी बात है। नेगेटिविटी होना, किसी का उसके खिलाफ बात करना, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम बनाते हैं चीज़ें तो हमेशा पब्लिक के सामने पेश करते हैं। और मैं हमेशा कहा है कि कुछ लोग नेगेटिव बात करेंगे, कोई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता रहा। मैंने फिल्में बनाई है, नारेबाजी की है लोगों ने, मेरे पुतले जलाए, मेरे शीशे तोड़े हैं ऑफिस के, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आता है कि जहाँ आप एक फिनोमिनल पिक्चर लेकर आ रहे हैं इतनी कनेक्टिंग लोगों से, और इस तरीके के कोई ट्रोल या किसी चीज़ से वो एक डर रहता है कि यार मेरी इतनी अच्छी पिक्चर में उसकी कोई नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे ना हो। कोचर जी, उसको इतना बड़ा कौन बनाता है? वही लोग बनाते हैं ना। तो कुछ लोग ट्रोल करेंगे, कुछ लोग आपकी पिक्चर को बड़ा बनाएंगे, तो अच्छा है। मैं उनकी परवाह करूँ ना, जो अच्छा बनाए उसको, जो ट्रोल करें उनकी परवाह क्यों? बिल्कुल सही बात है। और आपने ये कह दिया है कि अच्छा अगर कंटेंट होगा, सब्जेक्ट होगा, तो फिर डर जो है वो ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाना चाहिए। नहीं, हमें डर नहीं लगता। हमें डर इस वजह से नहीं लगता कि हानि जो है वो सब्जेक्ट की क्या होगी। सब्जेक्ट अच्छा होगा, सब्जेक्ट पैलेटेबल होगा, सब्जेक्ट बात करेगा, क्योंकि विषय बात करता है ना। जब आश्रम रिलीज हो जाती है तो प्रकाश झा को नहीं देखते लोग, आश्रम को देखते हैं। तो आश्रम उनके साथ बात करेगा, या राजनीति बात करेगी उनके साथ, या गंगाजल बात करेगी उनके साथ, या मट्टो बात करेगा उनके साथ। मैं तो कौन हूँ? बस इसी एक्सेंट से एक डायलॉग अगर फिल्म का आप ऑडियंस को सुना दें, और मैं तमाम स्टार कास्ट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक अपना जो भी किरदार का डायलॉग है फेवरेट, वो ऑडियंस को आप। तुम तो जब भी बोलोगे काली जवानी बोलोगे। कब तक रोंदबे को बेचारा जैसा है खेले कि जब तक बिल्कुल टे नहीं बोल जाए, जब तक तू मेरी हो मैं तेरा। जब बोले वो काली जवानी बोलेगे, बैठना ही बेकार है तेरे पास तो। आप सभी का TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ऑडियंस से अपील करूंगी कि 16 सितंबर को आप ज़रूर जाइए। मेरे हिसाब से हमें बहुत समय बाद एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर पिक्चर देखने का मौका मिल रहा है, जिसमें प्रकाश जी खुद अभिनय कर रहे हैं और बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ आ रहे हैं। तो आप ज़रूर जाइए और ये पिक्चर ज़रूर देखिए। 16 सितंबर को आप लोग आइए और एक अच्छा सिनेमा देखिए, आकर परिवार के साथ आप आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।